नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज ये सेशन हम रख रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी इसमें कुछ बात करेंगे हम। और मेडिकल किसी भी एग्जामिनेशन का हो सकता है, एसएससी सीपीओ एसआई का हो सकता है, एसएससी जीडी का हो सकता है, दिल्ली पुलिस का हो सकता है, कोई भी ऐसी डिफेंस की सर्विस जिसके अंदर मेडिकल मांगा गया है उसमें मेडिकल। तो देखो मेडिकल की क्या प्रोसेस होती है, डॉक्टर के पास क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें पूरा कैंडिडेट के रोल नंबर, नाम वगैरह वो लिखे रहते हैं, ठीक है। फिर वेट आपका यहाँ किया जाता है, हाइट लिखी जाती है, और उसके बाद में जनरल डेवलपमेंट कैसा रहता है इसके बारे में। फिर उसके बाद में बॉडी के बारे में बात की जाती है, एवरेज है या पतले हो मोटे हो। आइज़ के बारे में, आइज़ में जो भी एक्सटर्नल या फिर विजुअल एक्टिविटी, डिस्टेंट नियर, कलर विजन है या नहीं है, ईयर नोज़ थ्रोट, इसकी भी बात होती है। और डीएनएस, हियरिंग, एनी ऑब्वियस डिजीज़, कंडीशन ऑफ टीथ। देखो इसीलिए दांतों के बारे में कहा जाता है कि आपको मेडिकल के अंदर क्या होता है कि दांतों की सफाई करके जानी चाहिए। कई बार लोग कहीं दूर जाते हैं, ब्रश नहीं लेके जाते, फिर वहाँ तो कंडीशन ऑफ टीथ और डेंटल पॉइंट अगर कोई है तो पॉइंट, मतलब मिनिमम 28 जो 28 दांत है वो आपके होना जरूरी है किसी भी हालत में। अगर आपके नहीं हैं तो आप लगवा सकते हैं, लगे हुए दांत भी उसमें काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपीयरेंस ऑफ चेस्ट, इसलिए चेस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का, जैसे हमारे साथ, मैंने 2 बार मेडिकल करवाया, एक बार सीपीओ एसआई का, एक बार एसएससी जीडी का। तो उसके अंदर एक चेस्ट अंदर थोड़ा दबा हुआ था। तो ये चीज़ें आप पहले से ही चेक कर लें अपनी, क्योंकि फिर उन्हें पॉइंट दे देते हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो निकाल सकते हैं आपको। ब्रीथिंग रेट, अब देखो ब्रीथिंग रेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी नाड़ी के किस हिसाब से आपकी ब्रीथिंग रेट है, एकदम नॉर्मल चल रही है तो ठीक है। एनी एबनॉर्मली और स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन, ऐसा डॉक्टर नॉर्मली देख के पता लगा लेते हैं, करते नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, रेट है, स्टैंडिंग है, और इस प्रकार से कुल मिला के, और आपको जैसे भी वो चेक करते हैं वो पूरा कंप्लीट इसमें लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है आगे अपन चेक कर लेते हैं। फिर देखो बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो नापा जाता है आपका, जिसमें बीपी लिख देते हैं। कई जगह चेक करते हैं, कई जगह नॉर्मली लग रहा है तो वैसे लिख देते हैं। लगभग जगह चेक जरूर करते हैं, बीपी में भी पॉइंट देते हैं, लेकिन कई जगह नॉर्मली, अगर जनरली जैसे अभी हम जीडी में गए तो कोई बीपी नहीं किया उन्होंने, सीपीएसआई में गए तो किया था, वेट वहाँ किया था, यहाँ वेट किया ही नहीं बीकानेर वाले सेंटर पर, ठीक है। तो वरना वेट में भी दे देते हैं 5 kg से ज़्यादा अगर रहता है तो। उसके अलावा आपको लीवर, स्प्लीन, किडनी और जो आपके टेस्ट होते हैं वो सारे हो ही जाते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सरे की रिपोर्ट आती है, आपकी हड्डियाँ, जो चेस्ट की हड्डियाँ हैं, फेफड़े हैं, उनके बारे में रिपोर्ट आती है, जो कवर करके हड्डियाँ रखती हैं आपकी, ये इनके बारे में। और पूरा किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है, ये सारे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, इनसे शुगर वगैरह, आरबीसी है या नहीं है, उस हर प्रकार का टेस्ट ये नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, शुगर नेगेटिव या ऐसा, तो यहाँ भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये टेस्ट आपके। और जनरली क्या होता है कि ये जो यूरिन ब्लड टेस्ट और एक्सरे, यूरिन ब्लड टेस्ट और एक्सरे, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये बाहर ले जाते हैं सेंटर वाले। जैसे आपका किसी भी सेंटर, बीएसएफ सेंटर आ गया, सीआईएसएफ आ गया, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये करवाती है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल। तो मेडिकल के अंदर ये, इनके पास अंदर इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, लैब नहीं होती, क्योंकि इनको डेली ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए फिर अंदर नियर बाई कोई लैब होती है, हॉस्पिटल होती है, वहाँ से ही रिपोर्ट बन के आती हैं, सब कैंडिडेट्स को वहाँ ले जाते हैं, बाकी सारे अंदर ही होते हैं। लास्ट में आप फिट होते हो तो फिट के गोला कर दिया जाता है, और अगर आप अनफिट होते हो तो अनफिट के गोला कर दिया जाता है। अगर आप अनफिट हो तो फिर अनफिट के गोला कर देंगे, इस प्रकार से। और फिर रीज़न भी लिख देंगे यहाँ, अकाउंट ऑफ किस बिहाफ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके वही होने चाहिए जो आपके हैं वाकई में, पहले ऐसे लिख दिया करते थे, आजकल होने ही चाहिए। यहाँ सिग्नेचर करवा लेते हैं कैंडिडेट से, यहाँ जो आपको फिट या अनफिट कर रहा है वो डॉक्टर से साइन करेगा, प्लेस और डेट डलवा देते हैं। इस प्रकार से ये आपका काम होता है पूरा। अब रही बात आप में वेट कितना होना चाहिए, तो ये देखो ऊपर तो लिखी हुई है एज, 18 से 22 साल, 23 से 27 साल, 28 से 32 साल, ये आपकी एज देख लो। और ये है आपकी हाइट सर, इस हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे 156 सेंटीमीटर वाले जो कोई कैंडिडेट है 18 से 22 साल का है, तो उसमें 44 से लेकर 54 किलो तक का वजन होना चाहिए। 2-4 किलो ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 किलो से ज़्यादा। और वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, 2-4 भी चलाए तो चलाए, वरना नहीं चलाए। जैसे नॉर्मली लड़कों की 170 मांगी जाती है, हाँ, सीपीओ में भी जीडी में भी 170 हाइट होना जरूरी है। अगर 18 से 22 साल का कोई युवा है तो 52 से 64 किलो उसका वजन होना चाहिए। 23 से 27 है तो 54 से 66 होना चाहिए। 28 से 32 है तो 56 से 68 होना चाहिए। इस प्रकार से आपका वेट होना चाहिए। अब देखो 180 हाइट अगर किसी की है
तो इसमें 59 से 72, 61 से 75 इस प्रकार से। किसी की 190 है तो ये वाला वेट का मेजरमेंट आप देख लें। तो ये वेट का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, ये फीमेल का है। गर्ल्स अगर कोई है तो गर्ल्स की इस हाइट के अकॉर्डिंग ये वेट का आपका, और ये एज 18 से 22 साल की कोई गर्ल्स है, 23 से 27, 28 से 32 और 33 से 37 इस प्रकार से। अब देखो यहाँ ये एक नोट लिखा हुआ है, वेट विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन एट स्टेज ऑफ पीईटी। इसका मतलब फिजिकल के टाइम पर वेट के कारण आपको नहीं निकाला जाएगा किसी भी हालत में। However, it would be assessed for disqualification during medical examination। मेडिकल होगा तब आपको निकाला जा सकता है। अगर फिजिकल के टाइम आप में 10 किलो 15 किलो वेट भी ज़्यादा है तो आपको उस समय नहीं निकाला जाएगा। आपको उसमें वजन, शारीरिक दक्षता के चरण में अयोग्यता नहीं होगा और इनमें मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब आपको हाइट और एज इसमें ज़रूर निकाल सकते हैं उस समय, लेकिन इसमें नहीं निकाला जाएगा। मेडिकल के टाइम आपका वजन कंट्रोल में होना सख्त आवश्यक है। उसके बाद में देखो, आँखों के लिए आई टेस्ट जो आपका होता है वो इसी प्रकार का आई टेस्ट होता है। जैसे मैं आपको अगर क्लियरली दिखाऊँ एकदम नियर बाई, तो ऐसा कह सकता हूँ मैं, ये देखो ये आ गया, ये जोधपुर सेंटर का है। ऐसे डॉक्टर ने वहाँ दीवार पर फ़ोटो चिपका रखी थी, और डॉक्टर ने दीवार पर फ़ोटो चिपका रखी थी, तो उस फोटो को आपको यहाँ से पढ़ना था। ये देखो ये वाली फ़ोटो, अंदर थोड़ा सा गेट खुला था तो यहाँ से फ़ोटो आ गई। तो इसलिए ये नीचे वाली 2 लाइनें हैं ना, ये किसी भी हालत में आपको पढ़ना आना चाहिए। ये यहाँ से क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ से भी ऐसे जिसकी आँखें कमज़ोर, एक आँख तो हर किसी की थोड़ी सी डाउन तो होती ही है। 1 आई मतलब एक आंख तो हर किसी की डाउन होती है। बाकी एक ये चार्ट पढ़वाया जा रहा था। पहले दिन कोशिश करो कि डॉक्टर के पास पहले दिन ही बढ़िया से पढ़ दो, क्यों? क्योंकि उस दिन कोई चेक नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन जब रिव्यू मेडिकल होगा और आपको पॉइंट मिल गया कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर ढंग से आंखें चेक की जाएंगी, फिर आपकी सही होनी चाहिए। आप सोचते होंगे दूसरे दिन पास कर दे, पास नहीं, अगर आप कर पा रहे हो तो ही पास होगे, वरना नहीं होगे। लेकिन पहले दिन पास होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा भी आपको सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट एक ये चार्ट आता है। देखो इस चार्ट का ध्यान रखें। इस चार्ट के बारे में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कैसा क्या रहेगा ये चार्ट। देखो तो इस चार्ट को याद रखें। ये चार्ट बहुत जगह उल्टा भी आ जाता है, AOX इसको उल्टा कर दिया जाता है, तो ये VXMY नीचे नीचे वाली लाइन ऐसे हो जाती है, इधर से चालू हो जाती है VXMY। तो ये बीकानेर में चार्ट था जो उल्टा करके था। तो इस चार्ट को याद कर लेना एक आप, कई बार हेल्पफुल रहता है, आइडिया हो जाता है अक्षर का। बाकी आपको दिख ही जाएगा। ये हिंदी का चार्ट है, इसको लोग याद ही कर लेते हैं। नीचे वाली 2 लाइनें, गरफल मग, एक तो ये याद है, वेड है, जय टेड है, ये भी था बीकानेर में, सेम टू सेम। तो यहाँ भी इसका भी ध्यान रखें। एक ये नंबरिंग वाला नहीं पूछते किसी से भी, और एक सी वाला, जैसे इसको याद रखें, अपराइट लेफ्ट राइट, तो इसको ऐसे याद कर लें, अपराइट लेफ्ट राइट। और ये वाला है, इसके अंदर आप ऐसे कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई अलग ही प्रकार का, तो डायग्राम बना के याद कर सकते हैं। तो ये सी और ABCD वाला तो किसी भी हालत में आपको आना चाहिए। हिंदी वाला भी याद करें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे देखो कैंडिडेट बैठे रहते हैं, वहाँ रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग के टाइम पर वहाँ उनसे डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो ये हमारा मेडिकल का मतलब ओवरऑल। आप अगर SSC CPO में जाते हो तो मेडिकल पहले होता है, और DV फिर 2 महीने बाद होगा, ठीक है। और अगर आप SSC GD में जाते हो तो पहले DV होता है आपका, और पहले DV होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तभी आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में हमेशा अगर आप यूरिन टेस्ट देते हैं तो पहले पानी पिएं, 1-2 बार वॉशरूम जाएं, ताकि एकदम फ्रेश यूरिन आप सैंपल में दे सकें। तो पहले आप पानी पिएं ढंग से पानी पीने के बाद आपको अपना सैंपल देना है, और फिर सैंपल दोगे। तो हमेशा यूरिन पास करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका स्टार्टिंग वाला यूरिन टेस्ट आपको कभी नहीं देना है। स्टार्टिंग का यूरिन आपको वॉशरूम में पास कर देना है, फिर बीच में से सैंपल भर के आपको देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो अगर मान लो आपके यूरिन में शरीर का कोई और कीटाणु या कोई भी RBC मान लो गलती से भी अगर आ जाती है, तो वो यूरिन में ब्लड इन्फेक्शन, हिमेचूरिया, इस डिजीज़ को बोला जाता है। डिजीज़ नहीं है ये, इस प्रोसेस को बोला जाता है कि हिमेचूरिया। तो हिमेचूरिया आपको दिखा देगा और तुरंत पॉइंट दे देगा, और अगले दिन फिर आप 1 दिन के लिए परेशान हो जाओगे। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 1 दिन के लिए परेशान हो जाओगे। इस चक्कर में आपको दोबारा सैंपल देना पड़ेगा, और पानी वानी पी के तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल का प्रोसेस था जिसके बारे में हमने जाना। मैंने हाल ही में, मुझे ये हिमेचूरिया वाला ही, मैंने पानी पी के नहीं दिया था टेस्ट, तो हिमेचूरिया वाली चीज़ मुझे दी थी उन्होंने
कि आपके आरबीसी या ब्लड आ गया है उसमें यूरिन टेस्ट सैंपल में, दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन सोचते हैं तो माइंडली अपन ये हो जाते हैं कि यूरिन में ब्लड आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा पता ही नहीं चलता क्योंकि वो तो मशीन है तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है। तो फिर उसके बाद में मैंने एसएससी जीडी की पोस्ट ख़राब करने की बिल्कुल नहीं सोची, इसलिए मैंने मेरी पोस्ट को छोड़ दिया है। मैंने फिर दूसरे दिन मैंने रीमेडिकल नहीं करवाया। 30 तारीख को उन्होंने मुझे वापस बुलाया था कि आप बीकानेर आइए और दोबारा सैंपल दे दीजिए, लेकिन मैं दोबारा नहीं गया क्योंकि मेरा सीपीओ एसआई में हो चुका है, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट अलॉट हो चुकी है, बस दिसंबर तक ज्वाइनिंग आने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए फिर एसएससी जीडी की एक पोस्ट ख़राब करना मेरे लिए उचित नहीं लगा। कहीं ना कहीं दूर दराज कोने में बैठा हुआ कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट ज़रूर होगा जिसे मेरे से ज़्यादा सख्त आवश्यकता होगी इस जॉब की। तो इसीलिए मेरा डिसीज़न, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर अंतरात्मा से एक ही आवाज़ आई कि अगर ज्वाइनिंग इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करना है, हालांकि मुझे सीआईएसएफ मिलता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स के हिसाब से सीआईएसएफ मुझे मिल जाता, तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल मिलता मुझे। ये जीडी के थ्रू सारी कांस्टेबल की वैकेंसी होती हैं। इस बार सीआरपीएफ की 0 पोस्ट थी, ठीक है, इस वैकेंसी में जो 25,000 पोस्ट हैं इसमें। तो मैंने सैंपल ही नहीं दिया क्योंकि सैंपल देते ही वो रिजल्ट काउंट हो जाता, वो रिजल्ट काउंट होता तो पोस्ट अलॉट हो जाती, पोस्ट अलॉट हो जाती तो फिर मुझे मतलब मैं ज्वाइनिंग नहीं करता, ज्वाइन नहीं करता तो एक पोस्ट ख़राब, क्योंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती तो एक पोस्ट ख़राब हो जाती। तो इसलिए आप में से भी कोई ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र मेरा जो दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुका है, अच्छी पोस्ट है, नहीं जाना चाहता है, तो अनुभव लेने के लिए, अनुभव बेशक आप लो मेरी तरह, जैसे मुझे बच्चों को बताना पड़ता है, आप लोगों को कैंडिडेट्स को बताना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल आप लो वहाँ अनुभव लो, लेकिन आप लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि आप पोस्ट नहीं लेनी है तो वो पोस्ट ख़राब ना जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करो। एक दूसरी चीज़, आपके बॉडी पर कोई भी टैटू होना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आजकल डिफेंस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज़ को नकार दिया गया है कि आपकी बॉडी पर अगर कोई भी टैटू पाया जाता है तो वो नहीं चलेगा किसी भी हालत में, ये ध्यान ही रखना आप। तो बॉडी टैटू नहीं चलेगा। अगर बनवा लिया है तो क्या करें, तो लेज़र करवा के उसे रिमूव करवा लीजिए, और रिमूव इस प्रकार से करवाना है कि उसमें इंक ना बचे, ध्यान रखना, रिमूव इस प्रकार से करवाना है कि इंक ना बचे। और एक कैंडिडेट हमारे साथ था जिसकी इंक नहीं बची थी लेकिन उसका नाम समझ में आ रहा था। जैसे मान लो किसी का नाम कोई भी पाटिल है, किसी का नाम पाटिल है, तो ये पाटिल अगर इंक नहीं है लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर भी वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू डिस्क्वालीफाई यू, याद रखना। तो इसलिए क्या करना है, अगर आप लेज़र करवा के अपना टैटू हटवाना भी चाहते हो तो उसको मिटवाओ ढंग से, मतलब समझ में नहीं आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ था। तो अगर ये जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, और सबको जो भी डिफेंस में जाना चाहता है, जिसका सपना है कि डिफेंस में जाकर देश की सेवा करें और अपने आप को एक रेस्पेक्टफुल वे में ले जाके समाज के सामने पेश करें और देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करें, तो फिर फैलाइए वीडियो को, भेजिए लोगों तक। और कोई भी अगर मेडिकल देने जाता है तो ये पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि फ्लैट फुट होता है तो फ्लैट फुट में भी डॉक्टर पर डिपेंड करता है आपको पॉइंट देते हैं या नहीं देते। डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि कैसा क्या है। आपके नोक नी है तो नोक नी कितना ज़्यादा, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर आपके दोनों जो ये घुटने हैं, जॉइंट्स हैं, इन ये ज़्यादा गैप रहता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसलिए एक मिनिमम गैप आपके दोनों जॉइंट्स के बीच में से, मतलब एक लकड़ी का उनके पास वो होता है काटा हुआ फिक्स, की इससे ज़्यादा घुटनों में जगह नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जगह है तो भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मैं भूल के उन्हें और ज़्यादा घुटनों को और ज़्यादा खींच रहा था ताकि आर पार निकालने की कोशिश, मैंने सोचा कि शायद वो, लेकिन मैं गलत था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये निकलना नहीं चाहिए आर पार, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जाने से ही पता लगता है वहाँ। और ये अनुभव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले CPO-SI में भी अच्छा अनुभव मिला, मैंने उसकी भी वीडियो डाली है, आप अगर समय मिले तो CPO-SI में मुझे कैसे मिला सिलेक्शन, इसकी वीडियो है प्लेलिस्ट या फिर वीडियोज़ में जाके देख लेना। चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।